ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में है। ये वो चीज है जो डिफाइन करती है कि कौन सा मुल्क तरक्की करेगा और कौन पीछे रह जाएगा। हर साल बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या अमेरिका अब खत्म हो जाएगा। कुछ लोग ये सवाल परेशानी से और कुछ लोग बहुत एक्साइटमेंट से पूछते हैं, लेकिन ये सब लोग एक बहुत ही बेसिक चीज को इग्नोर कर रहे हैं। इस दुनिया में एक फैक्टर है, एक ऐसी चीज है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सी कौम तरक्की करेगी और कौन हमेशा गरीब रहेगा, कौन सी सोसाइटी स्ट्रांग होंगी और कौन सी हमेशा अनस्टेबल रहेंगी। बहुत कम लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं जो हजारों साल से सिविलाइजेशंस की किस्मत का फैसला करता आया है। ये चीज कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना ही कोई इंटेलिजेंस है और ना ही टेक्नोलॉजी। कौमों की तकदीर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर है ज्योग्राफी। वो जमीन जो आपके पांव के नीचे है, वो दरिया, पहाड़, मैदान और समुद्र जो आपने चूज नहीं किए बल्कि आप वहाँ पैदा हुए हो। दुनिया में जो कुछ भी आज हो रहा है, अफ्रीका आज भी गरीब क्यों है, कुछ कंट्रीज हमेशा वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स में क्यों घिरे रहते हैं, ये सब चीजें आकर एक ही चीज से जुड़ती हैं और वो है ज्योग्राफी। अगर आप ज्योग्राफी को तरक्की की असल वजह समझ लें तो इंसानी तारीख की कहानी आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देने लगती है। आपको रैंडम वाकयात के बजाय पैटर्न्स नजर आने लगते हैं। आपको समझ आने लगता है कि क्यों कुछ खित्ते शुरू में ही तरक्की की दौड़ में आगे निकल गए जबकि दूसरे सदियों तक स्ट्रगल करते रहे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें तारीख में वापस जाना होगा। हिस्ट्री को एक स्ट्रेटेजी गेम की तरह तस्वर करें, जहां आपको स्टार्ट में जो जमीन मिली है वही आपका फ्यूचर डिटरमिन करती है। सबसे पहले इंसान ईस्ट अफ्रीका में पैदा हुए और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गए। हजारों साल में वो 6 खास इलाकों में आबाद हुए जो बाद में दुनिया की ग्रेट सिविलाइजेशंस बने। ये जगहें इत्तेफाक से नहीं चुनी गई थी। इन जगहों में पानी, खाना, प्रोटेक्शन और मोबिलिटी थी, वो सब कुछ जो उस जमाने में एक ख्वाब होता था। और ये 6 एरियाज ये थे: मैक्सिको में ओलमेक रीजन, पेरू में नॉर्टे चिको और इनकास रीजन, इजिप्ट में दरियाए नील, इराक में मेसोपोटामिया का इलाका, आज के इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वैली के एरियाज और चाइना में येलो रिवर बेसिन। ये वो जगह थी जहाँ पर सबसे पहले शहर बने, पढ़ना लिखना शुरू हुआ, हुकूमतें बनी और इंसानी आबादी बढ़ी। इन सिविलाइजेशंस की कामयाबी के पीछे कल्चर या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ज्योग्राफी थी। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी सोसाइटी हजारों साल तक सर्वाइव करे तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको मीठा पानी चाहिए होगा, क्योंकि कोई आबादी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आपको फर्टाइल जमीन चाहिए होती है जो लगातार खाना पैदा कर सके। आपको नेचुरल प्रोटेक्शन जैसे पहाड़, सहरा या समुद्र चाहिए होते हैं जो दुश्मन से बचा सकें। और आपको आसान ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है जैसे लंबे और पुरसकून दरिया, ताकि सामान आसानी से आ जा सके। अब जरा इजिप्ट के दरियाए नील को देखें, ये सब क्वालिटीज उसमें मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद इजिप्ट को चुना और उसे हर वो चीज दी जो सोसाइटी के लिए जरूरी थी। इजिप्ट के पिरामिड्स कोई कोइंसिडेंस नहीं थे, वो स्टेबिलिटी, फूड और सिक्योरिटी का नतीजा थे। इजिप्ट ने 3 चीजों की वजह से तरक्की की। पहली चीज, दरियाए नील उस वक्त दुनिया का सबसे प्रेडिक्टेबल दरिया था। ये बिल्कुल आराम से और टाइम पर ओवरफ्लो करता था, जिससे किसानों को हर साल फर्टाइल मिट्टी मिलती थी। इसी दरिया ने इजिप्ट को लाखों लोगों का पेट आसानी से भरने के काबिल बनाया। दूसरी चीज, ये दरिया एक कुदरती हाईवे था। इसकी वजह से पूरा इजिप्ट आपस में कनेक्टेड था, नीचे साउथ से लेकर ऊपर मेडिटेरेनियन सी तक। यानी बोट्स पानी के बहाव के साथ साथ नॉर्थ में जा सकती थीं और हवा के साथ वापस साउथ में आ सकती थीं। किसी और कदीम सिविलाइजेशन के पास इतना आसान और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। चीजों, लोगों और आइडियाज को मूव करना बहुत आसान हो गया था। और तीसरी चीज, नील के इर्द गिर्द का सारा इलाका रेगिस्तान से घिरा हुआ था। ये एक नेचुरल दीवार की तरह था। इजिप्ट पर हमला करने का मतलब था तपती धूप में मीलों लंबा सहरा पार करना। बहुत कम फौजें ऐसे सफर में जिंदा बच सकती थी। तो खाना, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन सब अपने फेवर में होने की वजह से इजिप्ट ने ऐसी स्टेबिलिटी एंजॉय की जो किसी और को नहीं मिली। ये तकरीबन 3300 साल तक दुनिया की टॉप सिविलाइजेशन रहा और फिर कहीं जाकर इसका डाउनफॉल शुरू हुआ। ये है ज्योग्राफी की ताकत। इस तरह ये कुछ कौमों को शुरू में ही हेड स्टार्ट दे देती है। जैसे जैसे सदियां गुजरी, दुनिया की आबादी बढ़ती गई। कॉमन एरा के शुरू में पूरी दुनिया में सिर्फ 200 मिलियन लोग थे। साल 1500 तक ये तादाद 500 मिलियन तक पहुंच गई। सन 1800 तक दुनिया की आबादी 1 बिलियन हो गई। फिर रफ्तार और तेज हो गई। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद दुनिया में 3 बिलियन लोग थे और आज दुनिया की आबादी 8 बिलियन से ज्यादा है। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, कंपटीशन भी ज्यादा होता गया। सोसाइटीज एक दूसरे से टकराने लगी, बॉर्डर्स को धकेला गया, तोड़ा गया, फैलाया गया और कभी कभी हर चंद दिहाइयों बाद दोबारा बनाया गया। यूरोप एक मुस्तकिल जंग का मैदान बन गया जहां बादशाहतें बार बार टकराती रही। चाइना में डायनेस्टीज उभरी, खत्म हुई और फिर उभरी। जापान कभी अमन की हालत में होता और कभी वॉर की। अफ्रीका लगातार इंस्टेबिलिटी और केओस का
शिकार हो चुका था। फिर 1900s तक सब कुछ बदल गया। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल दिया। रेलवेज, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ्स, एयरप्लेन्स, मशीन गन्स और आखिर में न्यूक्लियर वेपन्स ने यह दिखाया कि दुनिया क्या कुछ कर सकती है और कितनी डेंजरस है। दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी थी और ताकत का इन्हिसार अब खुले मैदानों में मार्च करने वाली फौजों पर कम और इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज पर ज्यादा होने लगा। 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद तकरीबन किसी बड़े मुल्क ने ताकत के जोर पर अपने बॉर्डर्स आगे नहीं बढ़ाए। न्यूक्लियर वेपन्स ने हमला करना बहुत रिस्की बना दिया था। एयरफोर्स की वजह से नेचुरल ब्लॉकर्स जैसे कि पहाड़, रेगिस्तान या समुद्र को क्रॉस करना बहुत आसान हो चुका था। वर्ल्ड मैप अब फिक्स होना शुरू हो गया। वो बॉर्डर्स जो 1945 के बाद बने वो ज्यादातर वैसे ही रहे और इस नए पुरसकून ग्लोबल सिस्टम में जिन कंट्रीज की ज्योग्राफी सबसे ज्यादा मजबूत थी वही तरक्की करने लगे। इस सारी तब्दीली से किसी मुल्क ने अमेरिका से ज्यादा फायदा नहीं उठाया। उसकी लोकेशन, उसके दरिया, उसके साहिल और नेचुरल डिफेंस ने उसे इतना बड़ा हेड स्टार्ट दिया कि मॉडर्न दुनिया में अभी तक किसी को ऐसा एडवांटेज नहीं मिला। असल में अमेरिका दुनिया की सबसे कीमती जमीन के टुकड़े पर बैठा है और ये कोई बायस्ड होने या पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। ये एक सिंपल हकीकत है। जब आइस एज खत्म हुई तो नॉर्थ अमेरिका में मौजूद बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघले और नेचुरल हार्बर्स बन गए। ये हार्बर्स ग्लोबल ट्रेड के लिए आइडियल थे। यूरोप को भी ऐसे काफी हार्बर्स मिले और यही वजह थी कि यूरोपियन कौमें सदियों तक दुनिया का ट्रेड कंट्रोल करती रही। लेकिन नॉर्थ अमेरिका को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला क्योंकि उसकी कोस्ट लाइन बहुत लंबी थी। अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट डीप वाटर पोर्ट से भरी हुई है। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, चार्ल्सटन और भी बहुत सारे पोर्ट्स। इन पोर्ट्स की वजह से बड़े समुद्री जहाज जमीन के बिल्कुल करीब आ सकते हैं, सामान उतार सकते हैं और जल्दी वापस जा सकते हैं। अब यूरोप के पास भी अच्छे पोर्ट्स थे मगर अमेरिका की कोस्ट लाइन आइडियल थी और उसे डिफेंड करना और कंट्री के इंटरनल हिस्सों से कनेक्ट करना आसान था। लेकिन अमेरिका का असल खजाना उसकी कोस्ट लाइन नहीं बल्कि उसके बिल्कुल सेंटर में है और वो है मिसिसिपी रिवर बेसिन। मिसिसिपी रिवर बेसिन ही अमेरिका का सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ दुनिया की सबसे फर्टाइल मिट्टी है और यहाँ बाकी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा नेविगेबल रिवर्स भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि कश्तियां अमेरिका में हजारों मील अंदर तक आ सकती हैं और अपने साथ अनाज, लकड़ी, कोयला और दूसरा सामान सस्ते में ला सकती हैं। अमेरिका के सेंटर में मौजूद ये रिवर सिस्टम परफेक्ट है। ये चौड़ा, गहरा, पुरसकून और कुदरती तौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। ये दरिया उन बड़े हाईवेज की तरह हैं जो नेचर ने मुफ्त में बनाए हैं। मिसिसिपी दरिया गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिरता है और वहां से फिर अटलांटिक ओशन में जाता है। तो अमेरिका के बिल्कुल सेंटर से चीजें आसानी से और सस्ते रेट पर समुद्र तक पहुंच सकती हैं और फिर वहां से बाकी दुनिया तक। यही वजह है कि अमेरिका खुद को बाकी दुनिया से बेहतर सस्टेन कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका एक एक्सपोर्ट जायंट बन गया और यही वजह है कि अमेरिका दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत तेजी से अमीर हुआ। और फिर यहाँ पर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील भी हुई, द लुइसियाना परचेज। 1803 में थॉमस जेफरसन ने पूरा मिसिसिपी बेसिन फ्रांस से खरीद लिया जिसकी कीमत आज के हिसाब से तकरीबन $340 मिलियन बनती है और आज ये जमीन कम से कम $60 ट्रिलियन की है। इस एक डील ने अमेरिका की तकदीर बदल दी क्योंकि जब आपके पास इतनी फर्टाइल जमीन हो, परफेक्ट दरिया हो, 2 बड़े समुंदर आपकी हिफाजत कर रहे हो और बहुत सारे डीप वाटर पोर्ट्स हो तो कोई और मुल्क आपका मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि अमेरिका आज की दुनिया की सबसे डोमिनेंट पावर बन गया। इसकी ज्योग्राफी ने इसे वो हेड स्टार्ट दिया जो किसी और मुल्क के पास नहीं था। अब जरा दुनिया के दूसरे बड़े खित्तों की तरफ आते हैं जिन्हें अमेरिका जितना अमीर होना चाहिए था। देखें, हर मुल्क उभरना चाहता है, ग्रो करना चाहता है और डोमिनेट करना चाहता है मगर सब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें वो आइडियल ज्योग्राफी नहीं मिली होती। चाइना की एग्जांपल लेते हैं जो नक्शे पर तो बहुत ताकतवर लगता है मगर उसकी ज्योग्राफी उसे हर वक्त एक प्रेशर में रखती है। चाइना के पास सिर्फ एक बड़े समुद्र की एक्सेस है और वो भी जापान, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे पड़ोसी मुल्कों ने पार्शियली ब्लॉक की हुई है। ये जगह नेचुरल चोक पॉइंट्स बनाती हैं जिन्हें चाइना कंट्रोल नहीं कर सकता। चाइना का 80% तेल स्ट्रेट ऑफ मलाका के तंग रास्ते से गुजरता है। ये छोटा सा समुद्री रास्ता किसी भी वक्त दुश्मन ब्लॉक कर सकते हैं। एक ब्लॉकेड चाइना की एनर्जी सप्लाई और पूरी इकोनॉमी को पैरालाइज कर सकता है। यही वजह है कि चाइना अरबों डॉलर्स खर्च कर रहा है ताकि इंडियन ओशन तक नए रास्ते बना सके। वो पाकिस्तान के जरिए हाईवेज और पाइपलाइंस बना रहा है, म्यांमार के जरिए ट्रांसपोर्ट रूट्स बना रहा है और सेंट्रल एशिया में रेल नेटवर्क्स बिछा रहा है। इसी तरह अगर रशिया की बात करें तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है मगर उसे सबसे ज्यादा ज्योग्राफिक चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले तो उसका वेस्टर्न बॉर्डर बहुत चौड़ा, फ्लैट और खुला है। वहां कोई कुदरती रुकावट नहीं है।
यही वजह है कि नेपोलियन 1812 में और हिटलर की फौजें 1941 में सीधा मॉस्को तक मार्च करते हुए पहुंच गई थी। दूसरा, रशिया के पास वार्म वाटर पोर्ट्स ना होने के बराबर हैं। उसके ज्यादातर पोर्ट सर्दियों में जम जाते हैं। गर्म पानी वाले पोर्ट्स के बिना रशिया आसानी से ट्रेड नहीं कर सकता। यही वजह है कि रशिया क्राइमिया और सीरिया में इतनी शिद्दत से एक्टिव था। उसे गर्म समुद्रों तक एक्सेस की जरूरत थी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो कई 100 साल तक उसने दुनिया पर राज किया। ज्योग्राफी ने उसे बहुत एडवांटेज दिया। एक आइलैंड होने की वजह से ये दुश्मनों से हमेशा महफूज रहा और फिर इसे समुद्रों तक 360 डिग्री एक्सेस थी, जिसने उसे अपने वक्त की सबसे बड़ी नेवी बनाने का मौका दिया। उसी नेवी ने फिर ब्रिटेन का कंट्रोल पूरी दुनिया तक फैलाया। लेकिन फिर जेट्स के आने के बाद सब कुछ बदल गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन जेट्स सिर्फ 30 मिनट में लंदन पहुंच जाते थे। ये इंग्लिश चैनल जो कभी ब्रिटेन का सबसे बड़ा डिफेंस था, अब यूजलेस हो चुका था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इंग्लैंड की जियोग्राफिक ताकत कमजोर पड़ती गई। इसी दौरान अमेरिका अपने 2 बड़े समुद्रों और बहुत सारी फर्टाइल जमीन के साथ उभरा और उसने सुपर पावर का ताज ब्रिटेन से लेकर अपने सर पर सजा लिया। अब आखिर में आते हैं अफ्रीका की तरफ, जो मिनरल्स, फर्टाइल जमीन और नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। रिसोर्सेज के हिसाब से तो अफ्रीका को दुनिया की सुपर पावर होना चाहिए था, लेकिन ये ज्योग्राफी ही अफ्रीका के लिए एक कर्स बन गई। अफ्रीका के ज्यादातर बड़े दरिया साहिल के करीब पहुंचकर तेजी से नीचे गिरते हैं। ये अचानक गिरना वाटरफॉल्स बनाता है जो कश्तियों को अफ्रीका के इंटरनल हिस्सों से समुद्र तक जाने से रोकता है। कॉन्गो रिवर इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ये बहुत लंबा है मगर कोई कश्ती सेंट्रल अफ्रीका से समुद्र तक नहीं जा सकती क्योंकि साहिल के करीब ऐसी ही वाटरफॉल्स हैं। अफ्रीका की कोस्ट लाइन भी बहुत स्मूथ है। एक स्मूथ कोस्ट लाइन मैप पर तो बहुत खूबसूरत लगती है मगर ये पोर्ट्स बनाने के लिए बहुत बुरी होती है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के साहिल कटे फटे हैं जहां नेचुरल हार्बर्स हैं जो जहाजों को तूफान से बचाते हैं। अफ्रीका के पास ये लग्जरी नहीं है और नतीजतन यहाँ पोर्ट्स बनाना बहुत मुश्किल और इंतहाई महंगा है। आसान पोर्ट्स और नेविगेबल रिवर्स के बगैर अफ्रीका एक मजबूत सी इकोनॉमी बनाने में स्ट्रगल करता रहा। शिपिंग के बगैर ग्लोबल ट्रेड बहुत लिमिटेड हो गया और ग्लोबल ट्रेड के बगैर डेवलपमेंट ना होने के बराबर थी। तो जब आप दुनिया को ज्योग्राफी की नजर से देखते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। सब कुछ 3 आसान सवालों पर आकर रुकता है। ये सवाल दुनिया के किसी भी मुल्क की किस्मत का फैसला करते हैं। पहला सवाल, क्या आप अपने लोगों को खाना खिला सकते हैं? दूसरा, क्या आप अपनी जमीन की हिफाजत कर सकते हैं? और तीसरा सवाल, क्या आप दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो वो कंट्री तरक्की करेगा। अगर एक जवाब भी ना है तो वो मुल्क हमेशा स्ट्रगल करेगा। अमेरिका आज वो वाहिद मुल्क है जो इन तीनों सवालों का जवाब बिना किसी हेजिटेशन के हाँ में दे सकता है। इसके पास दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव जमीन है जो इसके लोगों का पेट भरती है। इसके पास 2 बड़े समुद्र हैं जो दुश्मन की फौजों के खिलाफ बड़ी शील्ड्स का काम करते हैं। ईस्ट में अटलांटिक ओशन अमेरिका को यूरोप से तकरीबन 7000 किलोमीटर दूर रखता है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है जिसकी वजह से अमेरिका और एशिया के बीच डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है जो किसी भी आर्मी के लिए क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। और सबसे आखिर में अमेरिका के पास डीप वाटर पोर्ट्स हैं और अटलांटिक और पैसिफिक 2 समुद्रों तक ओपन एक्सेस है जो इसे दुनिया के हर बड़े खित्ते से ट्रेड करने देती है। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफी ही सब कुछ कंट्रोल करती है। पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, कल्चर और इकोनॉमी भी मैटर करते हैं, लेकिन ज्योग्राफी स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करती है। ये फायदे और नुकसानात तय करती है। ये तय करती है कि तरक्की का ये सारा खेल कितना आसान होगा या कितना मुश्किल। जब लोग पूछते हैं कि अफ्रीका इतना गरीब क्यों है, चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है या क्या अमेरिका डूबने वाला है, तो वो अक्सर सबसे ऑब्वियस चीज मिस कर देते हैं। ज्योग्राफी ही आपकी किस्मत तय करती है। ये समुंदर, पहाड़, दरिया, मैदान और पोर्ट्स खामोशी से कंट्रीज के राइज और डाउनफॉल की कहानी लिखते हैं। ज्योग्राफी बहुत कम बदलती है, इसलिए किसी कंट्री को जो फायदे हासिल होते हैं वो सदियों तक चलते हैं। जो चीज बदलती है वो ये है कि उसके लीडर्स इन फायदों को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।